देश की राजनीति में इस समय नई करवट देखने को मिल रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया जैसे दो प्रमुख गठबंधन आमने सामने हैं, वहीं अब एक तीसरे राजनीतिक मोर्चे ने अपनी दस्तक दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कभी बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और समाजवादी पार्टी का हिस्सा रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नए गठबंधन लोक मोर्चा की घोषणा की है, जिसमें 9 क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दल शामिल हैं। इस गठबंधन के निर्माण की औपचारिक घोषणा लखनऊ के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। इस नए गठबंधन में शामिल दलों की विविधता सामाजिक समीकरणों और बहुजन आधारित राजनीति की ओर स्पष्ट इशारा करती है। इन दलों में अपनी जनता पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, सम्यक पार्टी, जनसेवा दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सर्व लोकहित समाज पार्टी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी, सबका दल और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी शामिल है। इन दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में से कई पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारी या सामाजिक न्याय के मुद्दों से जुड़ी सार्वजनिक हस्तियां रह चुके हैं, जिससे मोर्चे को बौद्धिक और प्रशासनिक अनुभव का समर्थन भी प्राप्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में ये स्पष्ट किया कि वे राजनीति में किसी पद की लालसा के कारण नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पद इस संघर्ष की राह में बाधा बना तो उन्होंने उसे त्यागने में देर नहीं करी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की लगातार अनदेखी की है, जिसके विरोध में उन्होंने नया गठबंधन खड़ा किया है। इस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति की ओर भी संकेत करता है। इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं में हिस्सेदारी आधारित टिकट वितरण और मंत्रिमंडल गठन, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, मुफ्त और समान शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और सुरक्षा, न्याय तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना है। पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को अनुसूचित जातियां और जनजातियों की तरह आरक्षण देना, राज्यसभा और विधान परिषद में भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजनाएं लागू करना और पुरानी पेंशन योजना का बहाल करना शामिल है। ये मोर्चा जिस प्रकार की नीतिगत प्रतिबद्धताओं का दावा कर रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि इसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक असमानताओं को खत्म करना है। खासतौर से ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और कमजोर तबकों को केंद्र में रखते हुए ये गठबंधन अपने राजनीतिक दावे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये रणनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति और सामाजिक समीकरण चुनावी राजनीति को तय करते हैं, एक महत्वपूर्ण असर डाल सकती है। इस गठबंधन का असर 2027 के चुनावी परिदृश्य में किस रूप से सामने आएगा, ये तो आने वाले महीनों में ही स्पष्ट होगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीसरा मोर्चा वोटों का बंटवारा करने की स्थिति में अवश्य होगा। खासकर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर अब मुकाबला और पेचीदा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी, जो लंबे समय से पिछड़े वर्गों की राजनीति का दावा करती रही है, उसके लिए ये एक सीधी चुनौती है। इसी प्रकार भाजपा, जिसने हाल के वर्षों में गैर यादव ओबीसी वर्गों को साधने में सफलता हासिल की थी, अब उन्हें बचाकर रखना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। ये गठबंधन फिलहाल संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यह मोर्चा मीडिया, बुद्धिजीवियों और सामाजिक आंदोलनों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए गए एजेंडा और योजनाओं से ये जाहिर होता है कि गठबंधन का फोकस केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि वैचारिक और सामाजिक नेतृत्व को स्थापित करना भी है। गठबंधन के नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था में समावेश के लिए है। इस गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो अभी तक मुख्य धारा की राजनीति में हाशिए पर रहे हैं। न्यायपालिका और निजी क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व की मांग, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी नीतियां और पिछड़े वर्गों को राज्यसभा में आरक्षण देने जैसी पहले पारंपरिक राजनीति दलों के एजेंडे से अलग है। ये दृष्टिकोण खासतौर पर नौजवानों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए आकर्षक हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी कहा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य को खत्म कर दिया है और अब समय आ गया है कि जनता अपने हकों के लिए नए विकल्प को चुने। उन्होंने दावा किया है कि लोक मोर्चा का गठन जनता के मन की आवाज और ये मोर्चा उन तमाम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा जो वर्षों से प्रतिनिधित्व से वंचित रहे हैं।
विपक्षी दलों ने फिलहाल इस गठबंधन को लेकर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा शुरू हो रही है कि क्या लोक मोर्चा 2027 में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है, या ये इंडिया और एनडीए दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाकर अप्रत्याशित नतीजे ला सकता है। विशेष रूप से बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी के कुछ जिलों में जहां सामाजिक न्याय आधारित राजनीति की गहरी जड़ें हैं, वहां इस मोर्चे की पकड़ बन सकती है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये मोर्चा चुनावी गठबंधन के तौर पर काम करेगा या एक पार्टी की तरह टिकट बांटेगा, लेकिन हिस्सेदारी आधारित टिकट वितरण की जो बात कही गई है वह दलित पिछड़ा समीकरण को फिर से संगठित करने का प्रयास हो सकता है। इससे महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों को भी भागीदारी देने की नीति घोषित कर दी गई है, जो इसे एक समावेशी राजनीतिक मंच बनाने की दिशा में इंगित करता है। यूपी की राजनीति हमेशा से जाति समीकरणों और धार्मिक क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित रही है। ऐसे में लोक मोर्चा एक नई सामाजिक संरचना के साथ यदि जनता के बीच संवाद बन पाता है तो ये गठबंधन वर्तमान व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। 2027 तक इस गठबंधन को खुद को साबित करने का पर्याप्त समय है और इस दौरान इसकी नीतियां, संगठनात्मक विस्तार और जन संवाद की गति ही ये तय करेगी कि यह गठबंधन केवल प्रतीकात्मक रहेगा या सत्ता संघर्ष का गंभीर खिलाड़ी बनकर उभरेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द पेज 19।